हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आज हम खास मेहमान को मधु कर रहे हैं जिनसे हमें आपको रूबरू कराना है। और मौजूदा वक्त जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोरोना के केसेस जहां एक तरफ कम हो रहे हैं तो उसी तरीके से इंटरनेशनल जो पाबंदियां हैं ट्रेवल पर यानी सफरी पाबंदियां हैं उनमें कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है। तो हिंदुस्तान के आज के कोरोना के आंकड़े की अगर हम बात करेंगे तो 26,000 से ज्यादा तकरीबन केसेस कोरोना के सामने आए हैं और यही वजह है कि इन तमाम केसेस में कमी को देखते हुए सफरी पाबंदी जो बैन लगा हुआ था कि हिंदुस्तानी मुसाफिर दूसरे कंट्रीज दूसरे ममालिक का सफर नहीं कर सकते हैं, वो अब पाबंदियां धीरे धीरे करके हट रही हैं। इस हवाले से यूएस ने एक कदम उठाया है। हालांकि यूके ने एक न्यू ट्रैवल अपनी एडवाइजरी जारी की है जिसमें हिंदुस्तान से सफर करने वाले लोग वहां पर जाकर मैंडेटरी है कि वो 10 डेज वहां पर क्वारंटाइन रहें। तो ये तमाम तफसीलात हैं। उधर कोरोना के केसेस के बीच एक खबर ये भी आई है कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कोरोना वबा की शक्ल इख्तियार कर सकती है और थर्ड वेव लोकल में जब केसेस लोकल एरियाज में केसेस बढ़ेंगे तो थर्ड वेव बढ़ सकती है, ऐसा कहना एक वैक्सीनोलॉजिस्ट का है। हम इस हवाले से भी अपने डॉक्टर साहिबान से बातचीत करने की कोशिश रोजाना करते हैं। आज इस हवाले से भी हम सवाल करेंगे। साथ ही जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस वक्त वबाई अमराज चारों तरफ फैली हुई हैं जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। रोज़ाना डॉक्टर साहिबान ये बता रहे हैं कि आप अपने आसपास के इलाकों की साफ़ सफाई रखें जिससे मलेरिया और डेंगू साथ ही साथ वायरल फीवर से जो मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रही है उसमें कमी दर्ज की जाएगी। बजाते खुद लोगों को बेदार होने की भी ज़रूरत है। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं लेकिन ये कोशिशें किसी हद तक नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। इस बीच कोरोना दौर में हमने देखा कि कई ऐसी इंसानियत भरी मिसालें कायम की गई हैं जिन्हें बरूए कार लाने की ज़रूरत है। वक्तन फ़वक्तन चलती रहेगी ज़िंदगी में ऐसी ही शख्सियात को मदऊ करते हैं लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात भी होती हैं जो अपनी माजूरी को और अपनी कमी को ही वो हथियार बना लेते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं। इनका नाम है इशरत अख्तर साहिबा। इनके बारे में मैं आपको शुरुआती तौर पर बताते हुए चलूं कि इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं इशरत अख्तर साहिबा और आप देख रहे हैं कि व्हील चेयर पर वो बैठी हुई हैं और इससे समझ में आता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप व्हील चेयर के जरिए भी ऊंची उड़ान लगा सकते हैं। तो आज हम आप को इन्हीं से मिलवाने वाले हैं जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोनों खास मेहमानों का तारुफ करा दें। इस वक्त इशरत अख्तर साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आप फर्स्ट इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं, बारामुल्ला जम्मू कश्मीर से आती हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान जैसा कि डॉक्टर साहिबान का मैंने जिक्र किया, रोज़ाना अपने शो में एक डॉक्टर को हम मदऊ करते हैं ताकि आपकी परेशानियों के हवाले से सॉल्यूशंस निकल सकें और मशवरे आप डॉक्टर से मांग सकें, उनके सवालों उनसे सवाल कर सकें, उनसे जवाब आपको मिल सके। तो आज डॉक्टर लक्ष्मी कृष्ण लीला साहिबा जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, आपका वेलकम करते हैं हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले इशरत अख्तर साहिबा आपके पास मैं आना चाहूँगी इस सवाल के साथ। आप फर्स्ट इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं। एक खिलाड़ी बनना तो आम है, हर कोई सोचता है और वो इस जानिब कदम बढ़ा सकता है, लेकिन आपके साथ कुछ और मसाइल थे, इसीलिए फर्स्ट इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर आप कहलाईं। ये कैसे मुमकिन हो पाया, कब आपने सोचा और वहां शुरुआत से लेके अब तक का सफर आपका कैसे रहा और पहली इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी आप कैसे बन पाई? अपने इस सफर के बारे में सबसे पहले व्यूअर्स को बताइएगा। मैं 24 अगस्त को मैं घर से दूसरे फ्लोर से गिर गई। उसके बाद मेरा स्पाइन कॉर्ड डैमेज हुआ तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मेरी सर्जरी हो गई। लेकिन वहां से डिस्चार्ज होने के बाद जब मैं घर आई तो मैं मतलब सिर्फ रोती रहती थी। कौन से ईयर में आप छत से गिरी थी, दोबारा आप एक बार बताएंगे? 16 में 2016 में। जी बिल्कुल।
तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आई, फिर मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ कि मतलब अचानक से 1 मिनट में मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे एक जिंदा लाश की तरह उठाते थे वो लोग। फिर मतलब मैं कंटिन्यू 2 साल घर में रही हूँ और 2 साल में डिप्रेशन में रही हूँ। मैं खुद को टॉर्चर करती थी, फैमिली को मतलब हमेशा तंग करती थी कि अचानक से मेरे साथ क्या हुआ। फैमिली मुझे नहीं बता रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे फील नहीं हो रहा है कि मेरे पैर है। तो वो फिर मेरा थोड़ा सा सिर उठा के दिखा देते, आप देखो आपके पैर इधर ही है। फिर जब मुझे पता चला कि मेरा स्पाइन कॉर्ड इंजर्ड हुआ है, तो फिर जैसे मैंने मतलब वो उम्मीद ही छोड़ दी थी, जैसे मैं एक जिंदा लाश थी बेड पे। तो फिर मैंने एक सेंटर का सुना, रिहेबिलिटेशन सेंटर का, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी का, जो बिमना में, श्रीनगर में। तो उनका कैंप हो रहा था हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। मैं भी उस कैंप में चली गई। मैं उन्होंने मुझे वहां से रेफर किया श्रीनगर। मैं दूसरे दिन सुबह श्रीनगर आई और यहाँ पे इन्होंने मुझे एडमिट किया और यहाँ से इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट किया। और जो बास्केटबॉल है जी। वो भी एक मेरी एक थेरेपी थी। वो मुझे बोलते थे कि आप ये बास्केटबॉल खेलो, आपका बैलेंस आएगा, इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा ये खेलने से। यानी तो बास्केटबॉल को पहले आपने हाथ नहीं लगाया जब आप सही थी, बिल्कुल 2016 के बाद नहीं। जब आप ट्रीटमेंट के लिए पहुंची, उसी दरमियान ये करिश्मा हुआ। जी बिल्कुल। एक्सीडेंट के बाद फिर मैंने ये 2 साल, एक्सीडेंट के 2 साल बाद फिर मैंने ये बास्केटबॉल ज्वाइन किया। एक लड़के ने मुझे कॉल किया, उसने बोला, उसका नाम मोहम्मद रफी है, हमारे जम्मू कश्मीर की टीम है, बॉयज टीम, हमारा टीम मेंबर है। उसने मुझे फोन किया, उसने बोला एक बास्केटबॉल का कैंप हो रहा है श्रीनगर में, अगर आप वहां पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आ जाना वहां पे। ये तो कौन मैंने से सिर्फ साल की इतना बात बोला है? मुझे। तो मैं दूसरे दिन, ये 18 की बात है। अच्छा। तो जब मैं उस कैंप में आई, मैंने वो कैंप अटेंड किया। मेरा अच्छा मतलब फुल फॉर्म्स लेने के बाद वहां पे कोच ने मुझे ये WBFI का कैंप बोला था श्रीनगर में। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया वहां पे नेशनल्स के लिए। फिर मैंने नेशनल खेला। पहला नेशनल मैंने तमिलनाडु में खेला, तब मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था क्योंकि JNK की कोई टीम नहीं थी। और उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर की टीम बनाई। मैंने सोचा हम अकेले नहीं खेलेंगे, हम और सारे जो भी हमारी तरह व्हील चेयर यूजर्स है उनको ढूंढेंगे। फिर जब हम तमिलनाडु से वापस आए, फिर हमें मोहाली जाना था 2019 में नेशनल्स के लिए। तो हमने तब तक हमने दोनों टीम्स बना ली थी, बॉयज एंड गर्ल्स की। और उसके बाद जब मोहाली हम गए, वहां पे हमने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। और वहां पे ही कोच से देख रहे थे कौन का किसका क्या गेम है, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वहां पे। तो तब मेरा फिर नेशनल एक कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। जी। जिस सिलेक्शन के बारे में मुझे पता नहीं था, कश्मीर में कौन बंद थे, पूरा कश्मीर बंद था। तो तब हमारे जो कोच है कैप्टन लुइस जॉर्ज, उनके एक फ्रेंड आर्मी में है, उनका नाम कर्नल आइजनहोवर सर है। तो पहले मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मुझे सब एक इंटरनेशनल प्लेयर के नाम से जानते हैं। उन्होंने मुझे 2 दिन में बारामूला में लोकेट किया, उन्होंने ढूंढा मुझे बारामूला में। जी। उनके पास ना तो मेरा एड्रेस था, ना कुछ, सिर्फ मेरा एक फोटोग्राफ था और इतना पता था कि मैं बारामूला में रहती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे वहां पे ढूंढा, हमारे घर आर्मी आए, मुझे बोला कि इशरत आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, आपको एक मौका मिल रहा है कि कुछ का आपने लिए। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने फैमिली के साथ बात की, मैंने बोला कि मैं चेन्नई जाऊंगी। और दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं निकल गई अकेले चेन्नई और वहां पे मैंने नेशनल कैंप अटेंड किया और उसी कैंप में फिर मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ। अब नेशनल से इंटरनेशनल का सफर कैसा रहा वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी कृष्णलीला के पास चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, चूंकि कोरोना दौर में हम जी रहे हैं, दूसरे सीजनल बीमारियां भी चारों तरफ, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच कोरोना से लेकर अब तक मैं ये जानना चाहती हूँ, चूंकि आपका फील्ड जो है गायने है, कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक क्या गायनेकोलॉजिस्ट को खवातीन से जुड़ी हुई, गायने से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ज़्यादा सामने आई डॉक्टर्स के सामने, या फिर उनमें कमी दर्ज की गई? क्योंकि कहते हैं कि टेंशन भी इसकी एक वजह, स्ट्रेस भी इसकी एक वजह अहम होती है। धन्यवाद इस शो में शामिल करने के लिए। एंड मेरा एक्चुअली कोरोना के बाद बहुत सारे पेशेंट्स डर के हॉस्पिटल्स को नहीं आ रहे थे, जिसको गाइडिक प्रॉब्लम्स है, कुछ भी कैंसर्स है, कुछ भी तो भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, वो सब एक
समझो आप जस्ट रुक गई है, क्योंकि वो डरते थे कि अगर उन्हें हॉस्पिटल आ गए तो उनको कोरोना आ जाता। तो कभी कभी क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे भी हेवी ब्लीडिंग हो रहा, उन्होंने दवाइयाँ नहीं ले पाए, और दूसरी जो अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर से उनका स्टेज बढ़ गया। और फिलहाल हम जब इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, तो इसकी वजह से क्या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करने के लिए भाई बाहर नहीं आए, हॉस्पिटल क्योंकि नहीं आता। अगर आ गए तो ये सब हेल्दी पीपल है जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे हैं ना, उन्हें सब हेल्दी पीपल है। अगर वो हॉस्पिटल्स को आ गए तो उनको कोरोना आ जाता, समझ के सब घर में रहे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा नेग्लेक्ट भी हो गए, जो भी प्रॉब्लम्स है उनके पहले, जैसे गायनिक प्रॉब्लम्स है या फर्टिलिटी इश्यूज है, जो भी है वो जस्ट पीछे पड़ गए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जान को हमको संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए। एंड तब फर्स्ट वेव में जब हम देखते थे कि प्रेग्नेंट वीमेन में अगर कोरोना आया तो भी उनको आउटकम्स अच्छे थे, लेकिन यानी बेबी भी अच्छा सेफ रहे और प्रेग्नेंट वीमेन भी सेफ रहे। लेकिन जब हमारे पेशेंट्स जो भी है प्रेग्नेंट पेशेंट, उसको फर्स्ट वेव में अगर उन्हें इफेक्ट हुआ तो उस पर कोरोना के इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जब सेकेंड वेव में क्या हो गया, उसका वो म्यूटेट हो गया, वो जो भी वायरस है उसका वेरिएंट्स आ गए, वो प्रिडोमिनेंटली प्रेग्नेंट वीमेन को जब उनको अटैक हुआ, तब सब पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर बहुत सारे प्रेग्नेंट वीमेन का प्रॉब्लम्स होके वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, ऐसा। तो जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट वेव में था वो सेकेंड वेव में नहीं है, जो सेकेंड वेव में था अभी थर्ड वेव के लिए सब वेट कर रहे हैं। अभी तो आई थिंक थोड़ा टाइम के बाद ही वो आएगा। तो अब तक तो केसेस तो कम हो रहे, तो सबसे और वो जो डर था कोरोना के हवाले से लोग नहीं जा रहे थे, ना सिर्फ गायने से मिलने के लिए, बल्कि दीगर डॉक्टर्स के पास भी लोग नहीं जा रहे थे। जो बहुत सीवियर ट्रीटमेंट जिनका चल रहा था वो ही जा रहे थे अस्पताल। अब तो शायद वो कमी अब दूर हो रही है, लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं। आपसे भी मिलने के लिए बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, सब पेशेंट्स। जी मेरा सवाल एक ये है कि चूंकि कहा यह जा रहा है कि कोविड से जो पेशेंट सही हुए हैं उनमें कई तरह के और लक्षण पाए जा रहे हैं और ऐसे केसेस ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या मानती हैं कि किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर, इनसे जुड़े हुए वाकयात ज़्यादा इस वक्त सामने आ रहे हैं जो कोविड इन्फेक्टेड पर्सन्स थे? हाँ, और वजह क्या है क्या हुआ, अभी कोरोना के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को डायबिटीज का लेवल्स, आई मीन शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए, क्योंकि कभी कभी ये कोविड का वो जो वायरस है वो पैंक्रियास को इफेक्ट करती, जिसकी वजह से डायबिटीज, नया वाला डायबिटीज शुरू हो गया, या पहले वो डायबिटिक है उनका तो कंट्रोल में नहीं है, और भी उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज करते थे। तो ये सब चीजों की वजह से डायबिटीज का जो वो जांच करने में ज्यादा पेशेंट्स का डायबिटीज बाहर आया। और दूसरी चीजें क्या है कि उनका अलग से लॉन्ग कोविड सिम्टम्स में, जो मीन्स कोविड आके गए उनके बाद भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे, जैसे कि पाँव में, घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, या कुछ मेमोरी में कुछ कभी कभी भूल जाना, देन दिमाग पर कभी कभी क्या बोलते न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये सब छोटे छोटे चीजें तो कंटिन्यूस रह रहे, जिसको हमको लॉन्ग कोविड बोल रहे। जी, तो क्या इन तमाम चीजों का क्योर है? लोग क्या करें कि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी साहिबा समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर ऐसे ये सारे सिम्टम्स हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये नेग्लेक्ट नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप अगर एक बार ब्लड शुगर्स बढ़े हुए हैं तो उसको डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाके जांच करवा के करेक्ट ट्रीटमेंट लेना। दूसरी चीज है, अभी जो जॉइंट प्रॉब्लम्स है, मसल प्रॉब्लम्स है, ये घुटनों के दर्द, ये सब भी हल्लू अपने आप कम हो जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये कैल्शियम, विटामिन, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है। 12 ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबरात फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े। इशरत साहिबा का रुख कर लेते हैं। इशरत जी, आपने कुछ देर पहले कहा कि आप चेन्नई गई नेशनल खेलने के लिए, फिर वहीं आपका सिलेक्शन इंटरनेशनल प्लेयर की लिस्ट में भी हो गया। ये सफ़र आप बताइए कि कैसा रहा? आप इंटरनेशनल गेम्स के लिए कहाँ पहुंची? पहला मैच आपका किसके साथ हुआ? इस बारे में ज़रा बताइएगा। जब मेरा सर ने नाम मेरा अनाउंसमेंट उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि इशरत आपका सिलेक्शन, मैं इतनी मतलब मुसीबत उठाने के बाद यहाँ पहुंचे, अब मेरा सिलेक्शन, मैं प्रैक्टिस भी नहीं की थी,
कुछ। और जब हम फिर थाईलैंड चले गए और वहाँ पे हमारा पहला मैच रहा अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद चाइना के साथ और उसके बाद कंबोडिया के साथ, थाईलैंड के साथ, ईरान के साथ रहा। वैसे हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे। और मैं कश्मीर में अकेले बारामूला से आके श्रीनगर प्रैक्टिस करने आती थी, क्योंकि हमारे बारामूला में कहीं भी बास्केटबॉल कोर्ट नहीं था। और मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद भी मैं अपने जीजू के साथ बाइक पे बैठ के आती थी। और यहाँ तक पहुँचते मतलब इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा मुझे लोग उनके ताने सुनने पड़े, ये लड़की है और व्हील चेयर पे है, ये कुछ कर नहीं सकती। जब मैंने कुछ करके दिखाया। ऐसे वक्त में आपने क्या सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोग डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे वक्त में मन भी लोगों का, जहन भी काम नहीं देता है। आप पहले से ही परेशान थी, व्हील चेयर पे थी, तो क्या ऐसी वो चीज़ थी जिसने आपको आगे बढ़ने पर मजबूर किया कि नहीं हमें करना है और दुनिया को दिखाना है? जब मैं मॉर्निंग में निकलती थी प्रैक्टिस के लिए और वो लोग मुझे व्हील चेयर पे देखते थे, वो बस ऐसे देखे ही रहते थे। उन्होंने जैसे पहली बार कोई इंसान व्हील चेयर पे देखा है। फिर मुझे वो ताने जो देते थे, देखो लड़की है व्हील चेयर पे, ये क्या करेगी आगे जाके, इसका मरना ही बेहतर था, ये उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कई बार बोला है। जब मैं सुनती थी मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी ताकि इनको भी मुझ पे प्राउड फील हो और मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पे प्राउड फील हो। आज वो फर्स्ट से मेरा नाम लेते हैं कहीं पे कि ये हमारी बेटी है। और वही जो लोग मुझे ताने देते थे, वही लोग आज अपने बच्चों को मिसाल दे दें कि इसकी तरह बनो। इसने व्हील चेयर पे होके भी इंटरनेशनल लेवल तक ये चली गई है और आप लोग ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह भी कुछ नहीं कर पाते हो। क्या बात है, बहुत इसके लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत जज्बा चाहिए, आज़्म मुसम्मम चाहिए और लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। इसका मतलब ये है इशरत साहिबा, ये कहा जा सकता है कि 2016 में भले ही आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, आप छत से गिरी, लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई, जिंदगी बदल गई। पहले मैंने कभी ये मानती हैं आप? अगर मैं कश्मीर से बाहर जाऊंगी और आज मैं हर एक जगह खुद ट्रैवल करती हूँ, यहाँ तक कि मैं थाईलैंड तक पहुंच गई है। फैमिली का कोई कभी आपने सोचा था कि लाइफ में ऐसा होगा, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर मैच खेलेंगी? कभी ऐसा सोचा था? कभी सोचा नहीं था। मैं सोच रही थी मैं क्या स्टेट लेवल तक कहाँ जा पाऊंगी। अब मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि एक तो मैंने बास्केटबॉल खेला, दूसरा मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ, तीसरा मैंने व्हील चेयर रेस की थी बॉयज के साथ स्टेट लेवल पे, उसपे मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई थी। क्या बात है। तो व्हील चेयर ही आपका एक तरीके से साथी बन गया और इस व्हील चेयर ने ही आपको ऊंची उड़ान दिलवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मी साहिबा, आप तो सुन रही हैं इशरत जी को, क्योंकि डॉक्टर्स और ये साइंस भी ये मानते हैं कि बड़ी सी बड़ी बीमारी अगर हो लेकिन मेंटली अगर बंदा फिट है, पेशेंट फिट है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से वो बैटल कर सकता है। इशरत अख्तर के केस में आप क्या कहना चाहेंगे? I know, I mean, she's very inspirational. शी इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल गर्ल्स। सब लड़कियों का एक बहुत से बड़ी इंस्पिरेशन है उन्होंने, क्योंकि एक नॉर्मली वी कैन नॉट अचीव, बट एक व्हील चेयर पे रह के इतने इंटरनेशनल लेवल पर इतने हर्डल्स के पीछे जाए तो इट इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंस्पिरेशन टू ऑल द पीपल। कभी कभी क्या रहता, अगर हम पॉजिटिव माइंड से आगे चले तो कुछ भी प्रॉब्लम्स कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी उसको हम सामना कर सकते और जीत भी जाए। वी कैन रियली विन ओवर सच सिचुएशंस। बिल्कुल। और इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, जिन्हें शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, आपके पास मैं आऊंगी। कौन साहब इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फारूक श्रीनगर से अर्ज कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपने एक शेर से। जी। मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, आंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है जी। मैं फारूक बस श्रीनगर से अर्ज कर रहा हूँ और जो इशरत साहिबा वहाँ पे बैठी है, ये हमारी बहन है। और जब से हमने इशरत जी का केस देखा है और इनके जो मसले मसाले वो देखे, तब से कश्मीर में अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो लोग अब डरते नहीं है, क्योंकि लोगों में अब हौसला आ चुका है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। इशरत ने वाकई दिखाया है कि सिर्फ मतलब इतना ही
इतना ही नहीं होता है कि मतलब वो एक कहता है ना कि कौन कहता है कि हाथों की लकीरों में तकदीर होती है, लेकिन उनकी भी तकदीर होती है जिनके हाथ ही हाथ नहीं होते। बिल्कुल। तो मतलब आप कश्मीर के हैं और बारामुल्ला से इशरत अख्तर साहिबा भी आती हैं। पहले इनको बहुत सारे तानों का तंज का सामना रहता था, लेकिन आज आप ही कह रहे हैं कि चारों तरफ इशरत अख्तर की बातें होती हैं, लोग मिसालें देते हैं। कैसा फील करते हैं आसपास के लोग और समाज आपका, माशरा आपका, सोसाइटी आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम सना जी के। हाँ मैडम जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि इशरत की इन बुलंदियों को देखकर कश्मीर के लोगों को अलबत्ता आपको क्या कैसा फील होता है? मुझे बहुत प्राउड फील होता है। इस वजह से प्राउड फील होता है कि अब वो जमाना नहीं रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम जिस्मानी तौर आ गई और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अब लोगों के जो जहन है उनमें भी चेंज आ चुकी है और अब हम भी अब ऊंचे सपने देखना चाहते हैं, क्योंकि अब इतना ही नहीं किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, पाँव में प्रॉब्लम है, बस वहीं पे जिंदगी बिल्कुल जिंदगी को ऐसे ही खत्म नहीं करना है बल्कि इरादे मजबूत रखने। डॉक्टर लक्ष्मी साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ। क्या अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया में कोरोना केसेस हो सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये एक महामारी का शक्ल फिर से इख्तियार कर लें, क्या ऐसी कोई बातें हैं? नहीं, एक्चुअली अभी वैक्सीनेशन का जो चल रहा है ना, अभी जो भी हम अगर वैक्सीन लिए और अपना सोशल डिस्टेंसिंग दूर रखे और मास्क पहने, हम ये केसेस कम करने, यूजुअली केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो भी वायरस है ये म्यूटेशंस होते रहते। सो अभी जो है हम कर प्रोटेक्शन अभी वैक्सीनेशंस के लिए अभी थोड़े दिन रहते, फिर भी जो भी हमको पाबंदियां हैं जैसे मास्क पहनना, बिल्कुल SOPs का खास ख्याल रखना होगा। इशरत अख्तर साहिबा, माशरे के लिए, सोसाइटी के उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हट्टे कट्टे होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हैं? सॉरी मैम, आपकी आवाज कट के आ रही है। सोसाइटी के लिए आपका आखिर में मैसेज क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से कुछ कहें। मैं हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ उनको, हर एक लड़की को, चाहे वो डिसेबल हो और या चाहे वो नॉर्मल हो, हर एक इंसान को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करे। जब तक उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक वो आगे नहीं जा सकते। मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं खुद बिल्कुल। तो इन बातों से पता चलता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत अहम है। आप किसी भी मकाम पर रहेंगे, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, तभी कोई शख्स आगे बढ़कर बुलंदियों को छू सकता है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इशरत हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ डॉक्टर लक्ष्मी साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।